Hi guys, very good morning to all of you. This is Ajay from Sunrise of Academy. Once again, I welcome all of you in this channel and today we discuss the part 5 of the pronoun. तो आइए आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं सनराइज ऑफ एकेडमी यूट्यूब चैनल में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन का पार्ट नंबर 5 का. That part is very important for the point of your examination in which we also be a good scorer in the examination. Today we discuss the throughout level of the competition. आज हम लोग कंपटीशन के लेवल के आधार पर थ्रूआउट बात करेंगे कि हम लोग प्रश्न एग्जामिनेशन में कैसे कैसे पूछा जाता है. किसी भी चीज को भाग समझने का मतलब है कि यू हैव इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट दैट वन. इफ यू हैव द सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक देन आई होप and make you sure you will be good scorer and that will be very easy for you. यदि आप किसी एग्जामिनेशन में फाइट करने जा रहे हो आपको टफ तो तब लगेगा जब आपके पास उस टॉपिक के बारे में बेहद ही कम जानकारी होगी. यदि आपके पास जानकारी होगा तो आपको बेहद आसान लगेगा. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अच्छे स्कोरर के रूप में साबित होंगे. तो आइए मैं इस पार्ट 5 की चर्चा करने जा रहा हूं. जस्ट वी get ready for discussion of part 5 of the pronoun. तो आइए मैं मिलाता हूं आपको पार्ट 5 का फर्स्ट रूल क्या कहता है. नाउन oblique pronoun must be used in subjective case. subjective case यहां एक बात छूट रही है. आफ्टर subjective case after the structure of it plus helping verb. it plus helping verb के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होंगे. एग्जामिनेशन में आपको इसी को सब्जेक्टिव केस में कर देगा. हालांकि लाजमी अगर बात कहें तो आप इसको ऑब्जेक्टिव ही फॉलो करते हैं क्योंकि लगता भी होगा कि ऑब्जेक्टिव फॉलो करेंगे. जैसे मैं अगर बात कर लूं पहले इसको देखेंगे तब हम उसको चर्चा करेंगे जो आप जनरली गलती करते हैं. कभी भी ईट होगा, ईट के बाद ईट के साथ आपको कभी कभी दिस भी आएगा, परेशान नहीं होंगे. कभी भी ईट या दिस होगा देन आफ्टर वी गेट एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया रहेगा. इसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस में ही आपको रहेगा. ठीक है, सब्जेक्टिव केस में होगा. हम लोग जनरली अगर बात कहें इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. एग्जाम्पल हो सकता है इट इज आई. बिल्कुल सही है, इट इज आई. इसका मीनिंग मैं ही हूं. अगर ऐसा कह दें इट इज दे, इसका मतलब यहां हो जाएगा वे ही हैं. अब अगर ऐसा चाहे तो आप इधर वेट कर सकते हैं. इट इज आई हु कैन हेल्प यू. ये कह रहा है कि इट इज आई हु कैन हेल्प यू. कह रहा है कि मैं ही हूं जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूं. इट इज दे हु have gone to market. ये लोग ही हैं, वे लोग ही हैं जो मार्केट जा चुके हैं. तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल आपको इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला ये देखिए प्रोनाउन है. प्रोनाउन को मैं सब्जेक्टिव केस में दिखाऊं. मैं अगर जिक्र करूं नाउन का तो नाउन भी सब्जेक्टिव ही मानना होगा. जैसे ऐसे मैं कह दूं इट वाज मोहन हु हैड कंप्लीटेड इट. अगर मैं ऐसा कर दूं इट वाज मोहन हु हैड कंप्लीटेड इट, कह रहा है कि मोहन ही था जो इसे कंप्लीट किया था. अगर मैं इसी बात करूं तो ध्यान देंगे मोहन दैट विल बी नॉमिनेटेड एज सब्जेक्टिव केस. जनरली हम लोग को एग्जाम में देता क्या है, एग्जाम में देता है कि आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव केस कर देगा. आपको ऑब्जेक्टिव केस कभी प्रेफर नहीं करना है. लग भी रहा होगा कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सही लगता है लेकिन यह बिल्कुल गलत होगा. इसीलिए अगर मैं बात कर दूं तो ऐसा भी दे सकता है आपको it was me who had helped the poor. आपको ऐसा कहना गलत है. it के बाद helping verb then after we add not objective case but subjective case. this one will be I. तो यह आपको जब कभी भी it मिलेगा, it के बाद helping verb होगा then after we add noun या pronoun in subjective case. तो आइए मैं डिस्कस करता हूं सेकेंड रूल हमारा क्या है. लिखा हुआ है कि नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन समझ पा रहे होंगे. प्रेपोजिशन मस्ट बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस. किसी भी वाक्य में यदि आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, प्रीपोजिशन के बाद
आपको कोई भी नाउन या प्रोनाउन होंगे दैट मस्ट बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। देखिए इससे एक प्रश्न आता है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हूबहू एग्जाम में भी उसी तरह का प्रश्न आता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वह थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, लेकिन आपका टर्म यानी पैटर्न वही रहेगा। तो जरा ध्यान देंगे, हम लोग फिर से बात करेंगे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे ऐसा कभी कभी ऐसा कर देता है, देयर इज अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। ये कितने बार एग्जाम में पॉइंट पूछा हुआ है, ये जो आपको मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये जो मैं सेंटेंस आपके साथ लिखा, ये सेंटेंस कितने बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। आपको लग रहा होगा कि यू ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तो चेंज होता नहीं है, वो दोनों फॉर्मेट में एक ही जैसा रहता है, तो लगेगा कि सब्जेक्टिव रहते हैं। यहाँ भी सब्जेक्टिव जी नहीं, यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यह ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ भी आपको आई नहीं बल्कि मी होना होगा, क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ऐसा कर दे, ध्यान देंगे, राहुल was laughing at they in the meeting। ये ध्यान देना है हम लोगों को, राहुल was laughing at they in the meeting। राहुल मीटिंग में उन लोगों पर हंस रहा था। ऐसी मैं बात करूं तो दिस वन इज प्रीपोजिशन, एंड आफ्टर प्रीपोजिशन वी डोंट ऐड सब्जेक्टिव केस बट ऑब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्ट ऑफ दे विल बी देम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यह बात। जब भी कहीं प्रीपोजिशन मिलेगा, सेंटेंस में किसी भी जगह पर प्रीपोजिशन मिलेगा, देन आफ्टर वी ऐड नाउन या प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन आफ्टर लेट, अलाउ एंड गिव मस्ट बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि आपको दिख जाए लेट या फिर आपको अलाउ हो या गिव हो, इनके बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्सेप्ट की, या आपको लेट, अलाउ एंड गिव, इनके बाद कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन होंगे, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। आपको हो सकता है सब्जेक्टिव भी दे देगा, हो सकता है रिफ्लेक्सिव भी दे देगा, या किसी दूसरे फॉर्मेट में देगा। तो आपको सतर्क रहना है कि जब कहीं भी लेट आ जाएगा, या कहीं अलाउ आएगा, या कहीं गिव आएगा, इनके बाद ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर लूं, ऐसा करते हैं हम लोग, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। अगर ऐसी मैं बात कर लूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, अलाउ देम टू गो देयर, उन लोगों को वहां जाने की अनुमति दे दो, आ गया दे दो। ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि गिव हिम 5, गिव हिम 5 पेन्स, उसे 5 कलमें दे दो। जहां भी आपको लेट हो या अलाउ हो या गिव हो, देन आफ्टर वी ऐड नाउन एंड प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूं, बेहद ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा इस पर हम लोगों को क्लियर करना होगा। क्या कह रहा है पॉइंट, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन आफ्टर कंजंक्शन, याद रखेंगे, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन आफ्टर कंजंक्शन, कंजंक्शन कोई भी हो, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन का जो टर्म होगा विल बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एज फॉलोइंग। आपको जब भी कंजंक्शन की मैं बात करूं, कंजंक्शन के बाद प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हम लोगों को समझना है कि कब सब्जेक्टिव होगा और कब ऑब्जेक्टिव होगा। आइए मैं उसी को दिखाता हूं। किसी भी वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग किया गया हो, कंजंक्शन के बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस में तब होगा जब यहां सेंटेंस स्टॉप कर रहा हो, यह सेंटेंस स्टॉप कर रहा हो इसी नाउन या प्रोनाउन से। यदि कंजंक्शन वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए और इस कंजंक्शन के बाद नाउन या प्रोनाउन से ही वो अगर सेंटेंस अंत कर जा रहा हो और स्टॉप कर जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में यह नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं, यदि किसी वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग किया गया और कंजंक्शन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो, यह सब्जेक्टिव केस में तब होगा
जब वह ऑलरेडी कंटिन्यू हो, यह सेंटेंस और आगे भी जारी हो। फिर समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग किया गया, कंजंक्शन के बाद नाउन और प्रोनाउन से ही सेंटेंस यदि अंत कर जा रहा हो और स्टॉप कर जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में दैट नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, बट इन सेंस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दैट सेंटेंस नाउन एंड प्रोनाउन आफ्टर कंजंक्शन मस्ट बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस। यदि कंजंक्शन के बाद नाउन या प्रोनाउन हो, वह सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा हो, आगे भी बढ़ गया हो, यह नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। अब यदि उसी नाउन और प्रोनाउन से यह आपका एंडिंग कर रहा हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आइए मैं एग्जांपल से बात करता हूं। चलिए एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो ध्यान देंगे, आई लव श्याम एंड आई। हमने देखा कि इस वाक्य में कंजंक्शन है कहां, इस वाक्य में कंजंक्शन ध्यान देंगे एंड के रूप में है। जब एंड है, एंड के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन है, यह क्या सेंटेंस कंटिन्यू है? जी नहीं, यह आई से ही एंडिंग कर रहा है, आई से ही अंत कर रहा है। जब ये आई से अंत कर रहा है, मैंने क्या बताया, कंजंक्शन के बाद नाउन या प्रोनाउन हो, उसी से अगर सेंटेंस अंत कर रहा हो, यह आपको ऑब्जेक्टिव केस में होगा। दैट मींस यहां होना चाहिए नॉट आई बट होना चाहिए मी। मैं बात कर रहा हूं कि सी हेल्प्स नो वन एल्स बट वी। ध्यान देंगे यहाँ कंजंक्शन के रूप में आपको आया है बट के बाद हमने देखा प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया हुआ है वी। क्या इसके आगे भी कंटिन्यू है, जारी है? जी नहीं, स्टॉप है सेंटेंस। तो वैसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग वी नहीं बल्कि यहाँ प्रयोग करेंगे अस। मैं इसी चीज को, सेम चीज को ध्यान देंगे, यहाँ लिख दिया हूं, लिखा हुआ है कि नो वन इज बट। यहाँ भी आप लोग देखिए कि नो वन इज बट। अब बट के बाद आपको सी मिला है, लेकिन ध्यान देंगे कि सी के बाद भी सेंटेंस क्या आपका, सी के बाद भी सेंटेंस कंटिन्यू है, जारी है। तो ऐसी कंडीशन में बट के बाद यानी कंजंक्शन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होंगे, जो ऑलरेडी सी मेरा सब्जेक्टिव केस में है। जब कभी भी किसी कंजंक्शन के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन हो और उस कंजंक्शन से सेंटेंस अंत हो रहा हो, तो वैसी कंडीशन उस प्रोनाउन से या नाउन से सेंटेंस अंत हो रहा हो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में, और यदि वह कंटिन्यू हो तो होगा सब्जेक्टिव केस में। आइए अब मैं बात कर रहा हूं ईच अदर के बारे में। ईच अदर भी एक प्रोनाउन का ही पार्ट है, प्रोनाउन का ही चैप्टर में पढ़ना है इसको। यदि मैं ऐसा कर दूं कि ईच अदर इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी जहां भी मैं ईच अदर की बात करूं, ईच अदर का प्रयोग सिर्फ आपको दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ही किया जाता है। अब आपको ये मन में आया कि दो व्यक्ति या वस्तु का हम सेंस कैसे मेंटेन करेंगे, लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको एक तरीका देने जा रहा हूं। देखिए ईच जहां भी वर्ड होता है दैट विल इंडिकेट द सेंस ऑफ सिंगुलर। जहां भी ईच होता है, ईच आपको इंडिकेट करेगा सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब अदर, जहां भी अदर वर्ड लगाते हैं आप, अदर का मतलब होता है दैट विल रेफरिंग द नेक्स्ट वन। ये आपको रेफरिंग करता है, वो करता है कि नेक्स्ट वन का, यानी वन यहां से भी आपके साथ आ गया और वन यहां, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा आप तो याद रखेंगे दो हो जाएगा। और इसी दो को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ईच अदर का। जहां भी दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं की बात होगी, वहां हम लोग प्रयोग करेंगे ईच अदर का, जिसका मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि राम एंड श्याम आर फाइटिंग ईच अदर, इसका मतलब ध्यान देंगे हमारे पास एक राम है और एक श्याम है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। ये दोनों होने की वजह से मैं यहां प्रयोग कर रहा हूं ईच अदर। तो जहां भी आपको दो की बात होगी, दो की सेंस होगी, इसका मीनिंग एक दूसरे से कहना होगा, वैसी कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे ईच अदर। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसका नाम होता है वन अनदर। मैं उसकी डिस्कस करूंगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नाउ वी डिस्कस वन अनदर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन अनदर के बारे में। देखिए वन अनदर है क्या, आप इसको थोड़ा सा तोड़िएगा, समझ में आपको बेहद ही अच्छी तरह से आएगा, अच्छे ढंग से आएगा। वन, अब अदर में लगाया गया है, ध्यान देंगे एन प्लस अदर। यदि आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल में आप देखे होंगे कि ओ से स्टार्ट करने वाला जो होता है वह ऑलरेडी ओ को बोला जाता है वोवेल। इस कंडीशन में वोवेल होता है, उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से यहाँ एन का प्रयोग किया हुआ है।
अब जब ध्यान देंगे, हमने अदर का मतलब अभी देखा। अदर का मतलब देखा कि नेक्स्ट वन, यानी नेक्स्ट वन का मतलब कि एक को यहां से मैं मेंटेन करूंगा, एन मने भी होता है एक, तो एक यहां से भी मैं मेंटेन करूंगा, और वन मने भी होता है एक, इसका मतलब यहां से भी मैं मेंटेन करूंगा। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो होगा 3। इसका मतलब याद रखेंगे 3 क्या है, 3 आपका 2 से अधिक है, क्योंकि 4 के लिए हम कोई पॉइंट नहीं बना पाएंगे, इसी वजह से 3 यानी 2 से अधिक। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। इसका मतलब ध्यान देना है हम लोगों को, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है वन आपको रेफर एक की करता है, एन मन भी एक होता है, और हमने भी देखा कि अदर का मतलब होता है रेफरिंग नेक्स्ट वन। उस कंडीशन में एक यहाँ, इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 3 प्राप्त होगा। 3 ऑलरेडी क्या है, 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक कितना भी हो, उसका कोई मायने मतलब नहीं हो, 2 से अधिक कितना भी हो, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम प्रयोग करते हैं ईच अदर। जैसे अगर मैं बात कर लूं तो वी शुड हेल्प ईच अदर इन द क्लास। ये कहा है कि हम लोग को क्लास में एक दूसरे का सहायता करनी चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं बात कर लूं तो क्या क्लास में आप ये 2 ही लोग होंगे या 2 लोग होंगे? यदि 2 लोग हैं तो बिल्कुल सही। लेकिन क्या संभव है कि किसी भी क्लास में 2 ही लोग होंगे? जी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि क्लास में 2 से अधिक विद्यार्थी, 2 से अधिक लोग मौजूद होते हैं। उस कंडीशन में यहाँ ईच अदर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हो जाएगा आपको वन अनदर। अगर ऐसा मैं कह दूं कि दीपक, श्याम, चंदन एंड Mona are fighting each other in the meeting। ये ऑलरेडी गलत होगा। हमारे पास कितने लोग हैं? एक दीपक है, श्याम है, चंदन है और मुना है। क्या ये लोग 2 से अधिक हैं? जी हाँ, बिल्कुल 2 से अधिक है। और जब 2 से अधिक होंगे उस कंडीशन में हमको ऐड करना होगा वन अनदर। ठीक है, यह बेहद आसान होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे आप। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन आफ्टर एज ऑब्लिक देन विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। याद रखेंगे बात, अगर मैं यह कह रहा हूं कि नाउन या प्रोनाउन एज और देन के बाद कौन सा रूप में होगा, तो यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पॉजेसिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, क्योंकि कब सब्जेक्ट होगा, कब ऑब्जेक्ट होगा और कब पॉजेसिव होगा, मैं इसकी तो थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि बिना चर्चा का यह पकड़ाने की संभावना नहीं है। अक्सर इसमें विद्यार्थी गलत करके आते हैं। आप जैसा जान पा रहे होंगे कि एज और देन का प्रयोग हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं। इन इंग्लिश एज एंड देन विल बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन। इसका जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, यह हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना में करते हैं। यदि किसी भी वाक्य में कंपैरिजन यदि आपका सब्जेक्ट का हो, ध्यान देंगे मैं इसको ठेठ भाषा में लिख रहा हूं, देना तो मैं आपको शॉर्ट में तरीका भी बताऊंगा। यदि किसी वाक्य में कंपैरिजन यदि सब्जेक्ट का हो, 2 सब्जेक्ट के बीच में यदि कंपैरिजन हो, तो याद रखेंगे आप कि एज और देन के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा यह सब्जेक्टिव केस में काउंट होंगे। ठीक है, यदि किसी वाक्य में कंपैरिजन, यदि कंपैरिजन की बात मैं करूं, कंपैरिजन यदि ऑब्जेक्ट का हो रहा हो, तुलना यदि ऑब्जेक्ट का हो रहा हो, तो एज और देन के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये होगा आपको ऑब्जेक्टिव केस में। अब यदि आपका कंपैरिजन किसी पॉजेसिव का हो पा रहा है, तो वैसी कंडीशन में एज और देन के ठीक बाद आपका नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में होंगे।
अब ध्यान देना, हम लोग इस बात में हैं, इस बात में बहुत बढ़िया दम होगा, या फिर हम कैसे ये समझ पाएंगे कि कंपैरिजन सब्जेक्टिव के बीच में हो रहा है, या कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, या कंपैरिजन पॉजिटिव के बीच में हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका तो तोड़ मैं निकालूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे समझेंगे। हाउ कैन आई गेट द कंपैरिजन विल बी बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स एंड टू पॉजिटिव। तो आइए हम लोग यहाँ कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है वह सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। इसका हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना। फर्स्ट वन इज राम लव्स मी मोर देन शी। देखिए, यहाँ अगर मैं बात कर लूं, जब भी कंपेयर करना होगा तो दो सब्जेक्ट होना चाहिए या दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट सिर्फ एक आप आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट यदि आपका बात कर रहे हैं तो दो है। इसका मतलब कि अगर सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट आपका दो होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट उपस्थित है, दूसरा है नहीं। लेकिन हम ये कैसे समझेंगे ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है वह सब्जेक्टिव के है या फिर ऑब्जेक्ट का है। इसके लिए मैं आपको सही तरीका से बता रहा हूं। देखेंगे, जहां कहीं भी एज और देन होगा उसके ठीक पहले आप ढूंढना शुरू करेंगे। एज और देन से पहले मोर आया, मोर से पहले याद रखेंगे यहाँ हमारे पास मी है। मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब है कि यह कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का हो रहा है, तो यहाँ हम लोग शी नहीं बल्कि वी ऐड हर। इसमें अगर मैं बात कर लूं, इस एज की बात करिए या इस एज की बात करिए, कहीं भी अगर आते हैं आप तो यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके पहले कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसके पहले कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या एक ऑब्जेक्ट में हम कंपेयर कर पाएंगे दो ऑब्जेक्टिव का? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, इसके पहले मेरा नाउन नहीं मिला, लेकिन प्रोनाउन नहीं मिला, लेकिन नाउन के रूप में हमें मिला है दीपक। और जब दीपक है तो दीपक ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब कंपेयर यहाँ सब्जेक्ट का है, तो यहाँ होना चाहिए आई। नेक्स्ट वन इज एज, इससे चलेंगे, इससे बात दोनों का बराबर होगा। श्याम प्राप्त हो रहा है, श्याम ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ भी होना चाहिए सब्जेक्टिव, और यहाँ हो जाएगा आपको दे। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा। सबसे पहले एज या देन से पहले मैं ढूंढना प्रयास करूंगा प्रोनाउन कहीं मिल जाए तो अति सुंदर बात है। यदि प्रोनाउन नहीं मिले तो मैं नाउन को कैप्चर करूंगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन पढ़ा रहा हूं प्रोनाउन की। यदि मैं कंपैरिजन प्रोनाउन की पढ़ाऊं या न पढ़ाऊं, यहाँ तो हमको प्राथमिकता प्रोनाउन को देनी होगी, क्योंकि आगे रिपीटेशन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसी में बात कर दूं तो ध्यान देंगे, यहाँ आते आते पता चला कि आपका प्रोनाउन देखिए यहाँ है माई, जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। यदि मैं ऐसा कह दूं कि क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव यू का, तो योर होगा, लेकिन याद रखेंगे योर भी यहाँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद देयर मस्ट बी यूज्ड अ नाउन, विदाउट नाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव कोई नाउन है नहीं। इसका मतलब कि कौन सा ऐसा पॉजेसिव फॉर्मेट होगा जिसके बाद कोई नाउन भी न हो, जिसके बाद कोई भी नाउन भी नहीं हो और पॉजेसिव भी ले लेता है। तो आपने पढ़ा है पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ आपको यू भी नहीं होगा, योर भी नहीं होगा, बल्कि होगा योर्स। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मोर से पहले देन से पहले आएंगे। हमको पता चला सी ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ भी आपको होगा आई। इस प्रकार से कंपेयर करके हम लोग एज और देन के बाद प्रयोग करूंगा किसी भी प्रोनाउन का फॉर्मेट या फॉर्म की कौन सा फॉर्म होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।